ओम श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी बुद्धदेव तथा मां शारदे की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान कर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका आज के दैनिक पंचांग में। यह दैनिक पंचांग नित्य की भांति 5 भागों में प्रस्तुत है और इसके पहले भाग का लघु रूप आपके इस सुझाव के अनुरूप हम अलग से पोस्ट करते रहे। पंचांग इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं वह गूगल से लिए गए हैं। डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं दृक पंचांग से लिए गए, छवि गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। गुरुजनों को नमन कर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। उन्हें धन्यवाद देते हुए उन्होंने शिक्षा हमें प्रदान की इन विषयों पर, जिसके फलस्वरूप हम अब इन विषयों पर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, साथ ही साथ कंसल्टेंसी भी दे रहे हैं और लोगों की समस्याओं का निदान कर। तो गुरुजनों को आशीष लेते हुए और आपके और गुरुजनों के आशीष से अंतरराष्ट्रीय ज्योतिष संगठन के आजीवन सदस्यता भी प्राप्त हुई। उनके लिए उसके लिए भी आप लोग सबों को कोटि कोटि धन्यवाद। वरुण एस्ट्रो पटना स्थित किदवईपुरी में स्थित है। सॉफ्ट इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, जीएसटी कंप्लायंट है और ISO 9001 ये सर्टिफाइड है क्यूआर द्वारा। तो चलिए पंचांग की तरफ। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मोड़ जाने का माध्यम है, जबकि वस्तु स्थिति कुछ अलग है। यह हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करता है। यह केवल शुभ मोड़ जाने का माध्यम नहीं है, हमारे निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है। तो पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो आइए चलिए पंचांग की अहम भूमिका को देखते हुए हम पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करें और जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। तो चलिए चलते हैं प्रस्तुति पर। पहले भाग में आपको ले चलते हैं। पहला भाग पंचांग का। आज का दिनांक 25 जून 2025, माह पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलयुग का 5126वां वर्ष। सूर्योदय 5 बजे तक 5 बजे और सूर्यास्त 6 बजकर 44 मिनट। सनराइज सनराइज एट 5 AM, सनसेट एट 6:44 PM। दिशा शुभ उत्तर है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने पड़े कि बाध्यता हुई तो तिल या धनिया का सेवन कर यात्रा को शुभता है। पंचांग के 5 अंक। वार बुधवार, तिथि उपरांत 4 बजे तक अमावस्या, उसके बाद प्रतिपदा, नक्षत्र दिन के 10:40 तक वृक्षरा, उसके बाद आर्द्रा, योग प्रातः 6 बजे तक गंड और उसके बाद प्रति करण प्रातः 6 बजे तक चतुष्पद, उसके बाद अपराह्न 4 बजे तक नाग और देर रात्रि 2:39 तक तिलस्तुग्न, उसके बाद बौ यानी करण आज 3 भागों में न होकर 4 भागों में है। तो ये रहे हमारे पंचांग के 5 अंक। हम महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व जरा देखें कि भोलेनाथ का वास आज कहाँ है। तो जब तक कृष्ण पक्ष का अमावस्या है तब तक भोलेनाथ गौरी के सानिध्य में है, जो कि सुखप्रद है। और उसके बाद शुक्ल पक्ष प्रतिपदा होता है तो शमशान में है, जो कि मृत्यु को ले कष्ट है, शुभ नहीं है। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण मुहूर्त में चलते हैं। अभिजीत मुहूर्त, अमृत सिद्धि, पुष्कर योग, रवि योग आदि नहीं है आज। और अमृत काल प्रातः 5 बजे से 10 बजे 10:40 तक, विजय मुहूर्त 2:09 से 3:04 तक, गोधूली बेला संध्या 6:43 से 7:03 तक और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:32 से मध्य रात्रि 0:13 तक।
तो ये रहे पंचांग के हमारे शुभ मुहूर्त। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निष्ठा मुहूर्त से इसको करते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल 11:52 से दिन के 11:52 से 2:35 तक। गुलिक काल दिन के 10:09 से 11:52 तक। यमगंड 6:43 से 8:26 तक। और वर्ज मुहूर्त संध्या 6:24 से 7:03 तक। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। अब आपको ले चलते हैं ग्रहों की आकाशीय स्थिति। ग्रह कल जिस राशि में थे उसी राशि में आज हैं। तो ग्रहों के आकाशीय स्थिति को के तरफ चलते हैं। जो स्थानीय समय पटना के अनुसार ग्रहों का राशि के अनुसार कल की स्थिति जो थी वही है। केवल चंद्रमा मिथुन राशि में आ चुके हैं। और इस प्रकार बुध देव कर्क राशि में है। मिथुन राशि में चंद्रदेव हैं। मिथुन राशि बुध की राशि होती है और कर्क राशि चंद्र की राशि होती है, इसलिए आपस में इनका राशि परिवर्तन है चंद्र और बुध का। और इस प्रकार मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह। बुध ऐसे ग्रह हैं जिनकी राशि में 3 ग्रह हैं और सूर्य की राशि में 2 ग्रह। और इस तरह से यदि कहा जाए शुक्र को छोड़कर जिनकी राशि में कोई भी ग्रह नहीं है, शेष ग्रहों की राशियों में कम से कम एक ग्रह है। बुध की राशि में 3 ग्रह, सूर्य की राशि में 2 ग्रह। शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह है। शून्य शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं। नक्षत्रों के अनुसार ग्रह को देखें तो मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 3 ग्रह, स्व नक्षत्र में क्रमशः शुक्र और शनिदेव। बृहस्पति राहु के नक्षत्र में है, राहु बृहस्पति के नक्षत्र में है, इसलिए बृहस्पति और राहु का आपस में नक्षत्र परिवर्तन। चंद्रमा और बुध दो ऐसे नक्षत्र हैं, जो दो ऐसे ग्रह हैं जिनके नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं। और शक्तिशाली ग्रह में राहुदेव और बृहस्पति उभर रहे हैं क्योंकि इनके नक्षत्र में दो दो ग्रह। शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह है, चंद्र और बुध को छोड़कर, क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं। अंश के अनुसार देखें तो सूर्य देव शक्तिशाली हैं, मंगल देव भी शक्तिशाली हैं, बृहस्पति देव शक्तिशाली हैं और शनि देव शक्तिशाली। तो ये रहे हमारे पंचांग के दैनिक पंचांग के पहले भाग की प्रस्तुति। ग्रहों के गोचर की स्थिति को देखें तो शुक्र देव 29 जून को दिन के 2:17 तक 29 जून को राशि परिवर्तन करेंगे। बृहस्पति देव 9 जुलाई तक अस्त हैं और चंद्रमा अस्त चल रहे हैं, कल तक अस्त रहे। जून माह में कोई भी ग्रह वक्री नहीं है। इस प्रकार चंद्रमा आज अस्त है और कल 7:56 तक अस्त रहे। चूंकि चंद्रमा और सूर्य एक साथ हो गए। तो ये रहे हमारे ग्रहों के गोचर तालिका जो जून माह का है। अब हम आपको ले चलते हैं अपने दूसरे भाग में जो नव तारा चक्र के पर आधारित है। चंद्रमा के जन्म पत्रिका में आपका चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसके नक्षत्र समूह का के अनुसार कैसा फल होगा यह देखा जाता है दो तरह से। एक मतलब चंद्रमा आपका नक्षत्र में जो है, जिस नक्षत्र में जन्म कुंडली में, और चंद्रमा का गोचर जिस नक्षत्र में है, उन दोनों को तालमेल करके तब देखा जाता है, जो आज का केवल पता चलता है, जिसे ताराबल कहते हैं। यह नव तारा चक्र पद्धति पर आधारित है और नव तारा चक्र पद्धति बहुत ही सटीक, उत्तम और अद्भुत पद्धति है ग्रहों के फल देखने को, क्योंकि ग्रह अपने मन से कोई फल नहीं देते, ग्रहों के मन नक्षत्र ही हुआ करते। लेकिन 27 नक्षत्र होते हैं और 27 नक्षत्र में कुल और ग्रह 9 ही होते हैं। इसलिए
27 नक्षत्रों को ग्रहों में से जोड़ने के लिए विधि अपनाई गई, लेकिन ये हम बताते चले कि जातक के बारे में जो चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में आज के बारे में जानेंगे, वो चंद्रमा जिस नक्षत्र में है और नक्षत्र में जन्म कुंडली में है, और चंद्रमा जिस नक्षत्र में आज के दिन है, उससे जो आज का दिन निकालेंगे वो तारा बल पर आधारित है। और चंद्रमा जिस नक्षत्र में आपके जन्म कुंडली पर, उससे विभिन्न हम महादशा के अनुसार कैसा फल होगा वह जान सकते हैं। ग्रहों के कुंडली की स्थिति में कैसा फल होगा वह भी जान सकते हैं। साथ ही साथ अपने मित्रों, परिजनों या जीवन में आने वाले कोई भी व्यक्ति से संपर्क जिसका हो, यदि उसका नक्षत्र आप जानते हैं तो आप यह बता सकते हैं कि आप यह आकलन कर सकते हैं कि उसके साथ आपके संबंध कैसे होंगे, वो आपके लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदायक, और आप उनके लिए क्या हो। और इसी के मद्देनजर नवतारा चक्र अद्भुत पद्धति पर हमने एक वीडियो डाला है, जिसमें पूरे विस्तार से बताया है नवतारा चक्र पद्धति कैसे काम करती है, और आपके सुझाव के अनुसार उस पर प्रैक्टिकल वीडियो भी डाला। मुख्य वीडियो में हमने भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की भी जन्म कुंडली डाली है, और आपको संबंध कैसे रहे ये सब पता है। आप नवतारा चक्र से भी आप देख सकते हैं, सत्यापित कर सकते हैं कि उनके साथ संबंध कैसे रहे। तो नवतारा चक्र पद्धति अद्भुत पद्धति है। हम आते हैं नवतारा चक्र पद्धति पर संक्षिप्त परिचय, कैसे काम करता है। तो कुल 27 नक्षत्र, इनको ग्रहों से जोड़ने के लिए 3 श्रेणियों में रखा गया। पहला श्रेणी में पहला से 9वां नक्षत्र, दूसरा में 10वां से 18वां, तीसरा से 19वां से 27वां। ग्रहों के को महादशा के क्रम में रखा गया। केतु देव, शुक्र देव, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि तथा बुध। और इस प्रकार पहले हर श्रेणी में से जो पहला नक्षत्र हुआ, पहला, 10वां और 19वां, उसका स्वामी तो पहले ग्रह केतु देव को दिया गया। और दूसरा ग्रह जो बनते हैं शुक्रदेव बनते हैं, उनको हर श्रेणी में से, हर समूह में से दूसरा नक्षत्र जो बना, यानी दूसरा, 11वां और 20वां नक्षत्र, उनका स्वामी तो शुक्र को दिया गया। और यही क्रम चलते हुए, इसी क्रम में चलते हुए 9वां ग्रह को, बुध को, 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र का स्वामित्व दिया गया। तो इस तरह से ग्रहों को का स्वामित्व दिया गया, ग्रहों को नक्षत्रों का स्वामित्व दिया गया। और इसलिए हम कहते हैं कि जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, उनके नक्षत्र समूह के स्वामी, यानी अश्विनी, माघा, मूला, जो पहला, 10वां, 19वां नक्षत्र हुए, वो पहला समूह है। दूसरा समूह भरणी, पूर्वा, फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़, जो क्रमशः दूसरा, 11वां, 20वां नक्षत्र बने, जिनका स्वामित्व शुक्र को मिला, दूसरा ग्रह। अब फलित कैसे करते हैं यह देखने को विचारणीय है। यह बहुत ही उपयोगी, और यहीं पर ध्यान देने की जरूरत है। जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं, उनके नक्षत्र समूह के स्वामी जो बने, जो ग्रह, वहां से गिनती आरंभ होती है, और वो पहला ग्रह होते हैं जो मिश्रित फल देते हैं। वहां से दूसरा, चौथा, छठा, 8वां, 9वां ग्रह जो भी होंगे, वे शुभ फल देंगे। वहीं जन्म ग्रह से जहां से हमने गणना आरंभ की है, वहां से तीसरा, 5वां, 7वां ग्रह जो होंगे, वे समस्या देंगे, पीड़ा देंगे, अति पीड़ा देंगे। और इनकी जो इंटेंसिटी होगी, जो परिणाम होगा, जो परिमाण होगा, वह जैसे जैसे क्रम संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे बढ़ेगा। यानी जन्म नक्षत्र में कम पीड़ा, विपत में तीसरा ग्रह जो बने उसमें ज्यादा पीड़ा, प्रत्यरि जो बने उससे भी ज्यादा पीड़ा, और नैधन्य और अति पीड़ा जिसको बोलते हैं, नैधन्य ही नाम है 7वां का। तो अशुभ अति पीड़ा, यहाँ तक की जहाँ तक की मृत्यु भी इसी नक्षत्र में हुआ करती है। यही ग्रह कारक। अब जन्म कुंडली में यदि मान लीजिए भाग्य भाव का स्वामी कोई ग्रह है, और यहाँ पर वह नैधन्य बन रहा है, तो भाग्य भाव का स्वामी होते हुए भी भाग्य को ठीक नहीं कर सकता। तो जन्म कुंडली से इस तरह से देख सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपके साथ संपर्क में है, वह साधक है,
तो आपके लिए बहुत ही शुभदायक है। मित्र और अति मित्र होता है तो और भी शुभदायक है। क्षेम होता है तो शुभ है। यदि बिजनेस पार्टनर संपत्ति बनता है तो आपके लिए लाभ ही लाभ है। इस प्रकार हम ग्रहों के मित्र विभिन्न लोगों से संपर्क में आने पर कैसा फल होगा यह देख सकते हैं। दशा महादशा का फल ही इसी तरह से हम देखते हैं कि यदि वह दशा जन्म ग्रह से संबंधित है तो पीड़ा देगा, विपद से संबंधित या प्रत्ययी या नैधन्य से संबंध है जो दशा महादशा, तो वह हमें समस्या देगा। और इस तरह से हम शुभ और अशुभ दशा महादशा का पहले से पहचान कर शुभता शुभ दशा महादशा में, शुभ अंतर दशा में शुभ काम कर उसको निपटा सकते हैं और शुभता अधिक बढ़ा सकते हैं। वहीं यदि हमें पहले से मालूम हो यह समस्या हमें देगा तो हम तैयार रहेंगे चैलेंज स्वीकार करने के लिए और जोखिम नहीं लेंगे, जिससे हमारी शुद्धता बढ़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम चलते हैं आज के मुख्य प्रस्तुति में। आज का चंद्रमा दिन के 10:40 तक मृगशिरा नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में, और उसके बाद वे आद्रा नक्षत्र में जाते हैं, राहु के नक्षत्र। और इस तरह से हम कॉलम में दर्शाया गया जो चंद्रमा का आज का गोचर है, और रो में दर्शाया गया आपका अपना नक्षत्र कौन सा है। तो यदि जातक का भरनी पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र होता है तो पहले भाग में क्षेम यानी शुभता मिलेगी, उसके बाद प्रत्ययी बाधा होगी। उसी तरह से यदि हम देखें, यदि किसी का जन्म पूर्व पुनर्वसु विशाखा या पूर्वा भाद्रपद में हुआ है तो दोनों भाग मित्र और अति मित्र होते हैं, इसलिए शुभ फल होगा। और इसी तरह से हम आज के दिन के बारे में जान सकते हैं। अब हमें आज कोई काम करना है, और यदि प्रत्ययी विपद जन्म या नैधन्य में है तो हमें उसको त्यागना चाहिए, शुभ काम को अवॉइड करना चाहिए कोई भी काम करने में, क्योंकि हमें परेशानी हो सकती है। लेकिन अगर कोई अपरिहार्य कारणों से आपको बाध्यता हुई वहां वो काम करना ही है, तो ऐसा सुझाव आया था कि इसका परिहार क्या है, उपाय क्या है। तो उपाय के तौर पर जो कि सत्यापित नहीं है, प्रमाणित नहीं है, फिर भी यदि जन्म के नक्षत्र में कोई आज का दिन पड़ता है तो पीला कद्दू या पत्ते वाली सब्जी का दान करें। विपत में पड़ता हो तो गुड़ का दान करें। प्रत्यरी में पड़ता हो तो नमक का दान करें। नैधन्य होता है तो उस मुहूर्त को त्याग दें, अवॉइड करें तो कोई दूसरा मुहूर्त खोजें, और बहुत मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान करें। इस प्रकार हम हर उपाय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बताते चले कि यह आपके सुझाव के अनुसार हमने संकलित किया है, किंतु यह प्रमाणित नहीं है, अपुष्ट है, इसलिए जोखिम नहीं लें। हम आपको सलाह यही देंगे कि जो आपके शुभ काम है वैसे अशुभ नक्षत्रों के गोचर में नवतारा चक्र के अनुसार नहीं करें, अवॉइड करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको तीसरे भाग में ले चलते हैं। अभी तक हमने देखा चंद्रमा के नक्षत्र का के अनुसार का, जिस नक्षत्र में उसके अनुसार कैसा फल होगा। अभी अब चंद्रमा जिस राशि में है, आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, और आज चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे हैं उसके अनुसार कैसा फल होगा। तो आज चंद्रमा का ट्रांजिट नहीं है, गोचर नहीं है, इसलिए चंद्रमा मिथुन राशि में ही रहेंगे। अंश 3 अंश है, और इसलिए आज राशि परिवर्तन नहीं है। तो मिथुन राशि में रहने के कारण मेष राशि, मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु, मकर राशि वालों के लिए दिन उत्तमता के संकेत हैं। शेष राशि वाले थोड़ा सावधान रहें गाड़ी चलाते समय, वाद विवाद करते समय, क्योंकि समस्याएं हो सकती हैं। इष्ट देव का ध्यान करें, धर्म कोई भी हो। तो आज का इतना ही। चंद्रमा आपके याद कर यहाँ बता देना चाहेंगे कि आपकी जो राशि होती है वो चंद्रमा जिस राशि में होते हैं वही आपकी राशि होती है। लगन का फल दूसरा होता है, लगन के अनुसार नहीं देखें। चंद्रमा आपकी राशि में जहाँ बैठे हैं वही आपकी राशि बनती है। तो चलते हैं अगली प्रस्तुति। चौथी प्रस्तुति जो चौघड़िया ज्योतिष से संबंधित है, यह बहुत ही उपयोगी होता है। इसका शुभ और अशुभ मुहूर्त इसमें दर्शाया जाता है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वह शुभ कार्य, पूजा पाठ हो, या कोई अन्य शुभ कार्य हो, या हम किसी काम को
आरंभ करने जा रहे हैं तो भी चौघड़िया मुहूर्त बहुत ही उपयोगी होता है। यदि हम उचित मुहूर्त नहीं देख पाए या नहीं देखना चाहते हैं तो कम से कम सलाह दिया जाता है कि शुभ कार्य को करने के लिए और उसमें शुभता लाने के लिए कम से कम चौघड़िया अवश्य देखना चाहिए। चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए चौघड़िया पर हमने हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता, अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया हमने पोस्ट किया है, जो कि आपके लिए उपलब्ध है यूट्यूब पर। संक्षेप में बता दें, कुल 8 चौघड़िया हुआ करते हैं और 8 चौघड़िया दिन के, 8 चौघड़िया रात के। लेकिन 7 चौघड़िया जो है वीक का, क्योंकि 7 सप्ताह के 7 दिन होते हैं, इसलिए 7 चौघड़िया का ही नामकरण हुआ। 8वां चौघड़िया जो आरंभ का चौघड़िया होता है वही आदि का चौघड़िया, अंत का चौघड़िया होता है। इस प्रकार 8 चौघड़िया दिन के, 8 चौघड़िया रात के हुआ करते हैं। क्योंकि 7 चौघड़िया बने, 7 सप्ताह के दिन से संबंध है और 7 सप्ताह का दिन 7 ग्रहों से उनके स्वामी है और ये 7 ग्रह विशेष कार्य करने के लिए अधिकृत हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि 7 चौघड़िया विशेष कार्य करने के लिए, विशेष प्रयोजन के लिए। तो इस तरह से हम अपने प्रयोजनों को निकाल सकते हैं और काम कर सकते हैं। हाँ, चौघड़िया के जब का प्रयोग करें तो यह दिन का चौघड़िया वार वेला, काल वेला और राहु काल से ग्रसित हो सकता है और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित हो सकता है। इन प्रकार के अशुभता की अधिव्याप्त होने की स्थिति में उसका उस चौघड़िया का त्याग करना चाहिए, चाहे जोखिम नहीं लेना चाहिए। तो आज का चौघड़िया देखते हैं। आज का चौघड़िया चूंकि दिन बुधवार का है, लाभ चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहे हैं, लाभ चौघड़िया से समाप्त हो रहा है और दिन का चौघड़िया काल चौघड़िया वार वेला से ग्रसित है, रोग चौघड़िया काल वेला से ग्रसित है और रात्रि का लाभ चौघड़िया ही काल रात्रि से ग्रसित है। तो ये रहे इन जो अशुभता जो वाली चौघड़िया है, इनको त्याग कर देना चाहिए, इनका उपयोग नहीं करना चाहिए ताकि हमारे जीवन में शुभता बने। अमृत चौघड़िया सर्वोत्तम चौघड़िया आज का है, जो कि 6:43 से 8:26, और रात्रि में वही अमृत चौघड़िया 9:18 से 10:35 तक है। ये सभी कार्यों के लिए। तो चलिए हम आपको चौथे भाग में पांचवें भाग में ले चलते हैं, जो कि अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहेगा इसके बारे में बताएं। लेकिन इसके पहले चले तो अंक ज्योतिष कैसे काम करता है इस पर संक्षिप्त परिचय। अंक ज्योतिष एकल अंक पर काम करता है, वहीं एक अंक से ज्यादा अंक वाले जब वे मिलते हैं तो उनमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक बनाया जाता है। और ये एक अंक शून्य को इग्नोर किया जाता है, शून्य को नहीं लिया जाता है गणना में, क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। ये सभी एक अंक जो एकल अंक बने 1 से 9, जिसके मध्यम अंक 5 बनते हैं। इन सभी अंकों के ग्रह, शासक ग्रह अलग अलग 9 ग्रह बनते हैं। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के जुपिटर, बृहस्पति, 4 के राहु, 5वां का बुध, छठा का शुक्र, 7वां का केतु, 8वां का शनि, 9वां का मंगल। और इस तरह से ग्रहों हर अंक के अलग अलग शासक ग्रह बनते हैं। हमें हमारे व्यक्तिगत जीवन में ऐसा हो सकता है कि हमें शब्दों का समूह मिले, नाम, उदाहरण स्वरूप नाम आदि, तो हम उस शब्दों को भी अंक में परिवर्तित करते हैं, क्योंकि उनके शब्द में से जो अक्षर प्रयुक्त हुए हैं और उन अक्षरों को उनके अंकीय मूल्य से परिवर्तित कर पुनः जोड़ते हैं और एक अंक बनाकर हम उसे अंक ज्योतिष में आकलन करते हैं और समस्याओं का निदान करते हैं। तो यह डिस्प्लेड है, ये आपको प्रदर्शित है यहाँ। ए का वैल्यू 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है। इस तरह से सभी जो अक्षर हैं उनके अंग्रेजी अक्षर के वैल्यू यहाँ पर दिए गए। आप उसका उपयोग करें और लाभ पाएं। तो आज का दिन 25 जून 2025, मूलांक इसका जो है जन्म तिथि का योग मूलांक बनता है और यह मूलांक 7 हो। भाग्यांक जो 25/6/2025 का कुल योग है वो 4 बनता है और 4 अंक की मित्रता बहुत कम अंकों से है। 4 अंकों की मित्रता मात्र पहला जो छठा 7वां अंक से ही है, मात्र जो मित्र है। इसलिए छठे और 7वें के साथ बहुत अच्छे संबंध रहेंगे और उनके दिन अच्छे चलेंगे। वहीं तटस्थ है 1 और 5 के साथ, जिनके दिन सामान्य रहेंगे, क्योंकि 1 और 5 दोनों राहु के तटस्थ होते हैं, सपोर्ट करते हैं राहु का अस्तित्व। यदि सूर्य नहीं रहे तो नहीं रहेंगे, तो इसलिए राहु जो है
सूर्य की ही छाया में रहता है, एक छाया ग्रह है, और सूर्य के ही अस्तित्व में वो रहते हैं। इसलिए 4 अंक वाले आप देखेंगे व्यक्तिगत जीवन में कि 1 अंक वाले से ज्यादा करीब है, और 5 अंक का वह ज्यादा प्रयोग कर पाएंगे, करें तो उनको लाभकारी होगा, क्योंकि 5 अंक मध्यम अंक होता है। बाकी अंक वाले 2 अंक, जिनका दो मूलांक, जिनका 2, 11, 20, 29 तारीख जन्म हुआ, 3 मूलांक 3, 12, 21, 30 जन्म हुआ है, 4 मूलांक वाले 4, 13, 22, 21 को जन्म हुआ है, और 8 मूलांक वाले 8, 17, 26 को जिनका जन्म हुआ है, 9 मूलांक वाले 9, 18, 27 तारीख को जन्म हुआ है, इनके लिए दिन अच्छा नहीं है, क्योंकि 4 और 2 का संबंध कटुता का है, 4 और 3 का संबंध कटुता का, 4 और 4 का संबंध अति शत्रुता का, 4 और 8 का संबंध अति शत्रुता का, और 4, 9 का संबंध अति शत्रुता का। तो इस तरह अति शत्रु 3 ग्रह बनते हैं, 3 मूलांक बनते हैं, 4 के खुद 4 ही अति शत्रु दे रहे हैं, और 4 के 8 भी अति शत्रुता है, और 4 के 9 भी अति शत्रुता है। ध्यान रहे, इन अंकों को 4 अंक वाले प्रयोग न करें, सावधान रहें। इन्हीं शब्दों के साथ प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आप हमसे बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह प्रस्तुति YouTube के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं इस प्रस्तुति को, तो इस पर सब्सक्राइब करें चैनल को, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें, और साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के बीच में, ताकि उनके जीवन में भी सुविधा है, वे भी पंचांग का अनुसरण कर और अंक ज्योतिष का अध्ययन कर समस्याओं का निराकरण कर सके, वे भी अपने जीवन को समृद्धशाली बना सके। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज विदा लेते हैं, कल नई प्रस्तुति के साथ उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए माँ शारदे की तथा बुद्ध देव की असीम कृपा बनी रहे। धन्यवाद। जय माँ शारदे, जय बुद्ध देव।